हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। मेरा नाम कविता थापा है और मैं पोखरा नेपाल से हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 26 साल की थी। यह घटना 2023 की है, जब मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू हुआ था। सुबह के 8 बजे का वक्त था जब मैं होटल के कमरे में अकेले खड़ी थी। ठंडी हवा मेरे बालों को झकझोर रही थी और कमरों की दीवारों पर लटके चित्र अचानक मुझे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। बचपन से ही मेरी आंखों के सामने अदृश्य परछाइयां नाचती थी, कुछ धीरे धीरे, कुछ तेज, जैसे कोई गहरी खामोशी में मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरा दिल धड़क रहा था, धड़ाधड़, जैसे किसी ने उसे जोर से चाबियां मार दी हों। मैंने अपने आप से कहा, कविता तू ठीक है, ये सब तेरी कल्पना है। लेकिन मेरी आंखें मुझसे झूठ बोलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। हर कोने में अंधेरे से निकली लाल लाल आंखें मुझे घूर रही थी। दोपहर के 2 बजे जब मेरा दिमाग पूरी तरह से धुंधला सा हो गया, मैं छत पर चली गई। नीचे सड़क पर चलती गाड़ियां, बाजार की चहल पहल, सब अजीब लग रहा था। अचानक एक पीली साड़ी में लिपटी महिला मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी गहरी नीली आंखें और तले हुए चेहरे ने मेरे दिल को कंपा दिया। वह बिना बोले मेरी ओर देख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने खुद को पीछे धक्का दिया, पर वो महिला वहीं खड़ी रही, जैसे वो मेरे अंदर तक देख रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई, एक एक सांस भारी भरकम। मैंने जोर से आंखें बंद की और फिर खोली। वो महिला अब वहां नहीं थी। शाम को मैं अपनी बहन मीना के साथ एक मंदिर गई थी, जहां हम अक्सर मुक्ति दान कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। वहां भविष्यवक्ता ताड़की भी आया करता था। मैंने सोचा आज तो कम से कम कोई भूत प्रेत नहीं दिखेंगे। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उसने पहले ही मेरी बहन के सिर पर हाथ रखा, फिर मेरे सिर पर और अचानक मेरे हाथ पर भी। मीना ने हंसते हुए कहा, तुम तो आज दोबारा आशीर्वाद पा रही हो, शायद 4D में कुछ तो लगना ही है। हम दोनों हंसी पर मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने मेरे अंदर की कांपती परछाइयों को ढाल दी हो। उस रात मैं कमरे में वापस आई। मंद रोशनी में भी मुझे लगा कि दीवारों पर साए सरक रहे हैं। तभी दरवाजे पर एक हल्की ठक की आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पर मेरे पैरों के नीचे ठंडा फर्श अचानक गर्म हो गया, जैसे किसी ने अदृश्य आग जलाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ी धुंधली परछाई जिसकी आंखों से लाल लाल चिंगारियां निकल रही थी। मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी वो परछाई। मेरा दिल स्ट्रॉबेरी की तरफ फूटने वाला था। मैं दौड़ते हुए बिस्तर के नीचे घुस गई। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, पर उस परछाई ने मेरे बगल से गुजरते हुए धीरे से फुसफुसाया, मुझसे भाग नहीं सकती हो तुम। सुबह जब सूरज की पहली किरणें आई, तब तक मैं कमरे की जमीन पर कांपती हुई पड़ी थी, पर वो परछाई अब वहां नहीं थी। मेरा दिल मानो थम सा गया था। आखिर मैं अभी भी जीवित थी। उस दिन मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस डर से मुक्त हो जाऊंगी। मुझे समझ आ गया कि ये आसपास की यह दृश्य आत्माएं मेरी उम्मीद और आशा की गंध महसूस करती हैं, और जब मैं टूट चुकी थी तब वो मेरी ओर खींची आई थी। आज जब भी मैं होटल में रुकती हूँ, मैं अपने मन को शांत रखने के लिए मंत्र पढ़ती हूँ और चारों ओर दिए जलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब रोशनी होती है तो अंधेरे की कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती। मैं आपको फिर से ऐसी ही कुछ और कहानियां सुनाऊंगी। अगली घटना। मेरा नाम विहान मिश्रा है और मैं 17 साल का हूँ।
हम लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक पुराने मकान में रहते हैं जिसमें 3 मंजिलें हैं। नीचे का हिस्सा पहली मंजिल और सबसे ऊपर की अटारी। ये घटना 2022 की है। तब गर्मियों का मौसम था जब मैंने पहली बार समझा कि अकेलापन और अनहोनी में एक फर्क होता है। उस दिन शाम के 8:15 बजे मैं नहाने के लिए पहली मंजिल के बाथरूम में गया। गर्म पानी की धार के नीचे खड़ा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने पहचान लिया कि मेरा 5 साल का भाई रियांश था, क्योंकि उसकी खिलखिलाहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाग यहां से। 2 मिनट बाद फिर ठक ठक हुई। इस बार मेरा गुस्सा चरम पर था। मैंने दरवाजा खोलने की ठानी, पर तभी लकड़ी की सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। चल, इस बार पकड़ लूंगा तुझे, मैंने मन ही में सोचा। नहाकर जैसे ही मैंने तौलिया लपेटा, तीसरी बार दस्तक हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा को झोंका आया, पर सामने कोई नहीं था। सीढ़ियों की तरफ देखा तो नीचे की मंजिल से चुंबकों की ठनठनाहट आ रही थी। मैंने नीचे उतरकर रियांश को डांटा, तूने बार बार दरवाजा क्यों खटखटाया? पर वो लाल रंग के चुंबकों से खेलते हुए बोला, मैं तो यही था दीदी। उसकी आंखों में मासूमियत थी। मेरी माँ आरती मिश्रा, जो किचन में पालक पनीर बना रही थी, उन्होंने पलटकर कहा, रियांश तो यहीं पिछले आधे घंटे से मेरे साथ है। मेरे पसीने से भीगे बदन पर सिहरन दौड़ गई। तभी माँ ने माथे पर कुमकुम का टीका लगाते हुए कहा, इस मकान की अटारी में कुछ अजीब सी आवाजें मैंने भी सुनी हैं, पर तुम पापा को ये सब मत बताना। रात को 11:15 बजे मैं अपने बंक बेड पर लेटा हुआ था, जो अटारी के फर्श से सिर्फ 2 फुट की दूरी पर था। तभी ऊपर से लकड़ी की चरमराने की आवाज आई, क्रिंक क्रिंक की आवाज, जैसे कोई नकली पैरों से चल रहा हो। मैंने अलार्म वाली टॉर्च उठाई। हाथ कांप रहा था, पर घुटनों के बाल रेंगता हुआ मैंने अटारी का जंग लगा ताला खोला। अंदर धूल भरी हवा में सड़े हुए कपड़ों की बदबू थी। टार्च की रोशनी में एक पुरानी चारपाई दिखी, जिस पर गुड़िया का काला घूंघट पड़ा था। पलटकर देखा तो दीवार पर नाखून के निशान थे, लंबी लंबी लकीरें, जैसे किसी ने खौफ में खींची हो। तभी मेरे पीछे सीढ़ियों पर पानी गिरने की आवाज हुई, टप टप टप। मैंने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने दादी को फोन किया, जो हरिद्वार में रहती हैं। उन्होंने गंगा जल छिड़कने को कहा और कहा हनुमान चालीसा पढ़ने को। पर जब रात को फिर वही खड़खड़ाहट शुरू हुई तो मैंने देखा मेरी नई किताबों के पन्ने अटारी वाली खिड़की से उड़कर बाहर जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें फाड़ रहा हो। आज भी जब मैं अटारी की सीढ़ियों से गुजरता हूँ तो गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। कल ही माँ ने बताया, इस मकान के पिछले मालिक की बेटी की मौत यहीं अटारी में बहुत सस्पेंसफुल दुर्घटनाओं के बाद हुई थी। और हाँ, रियांश अब भी चुंबकों से खेलता है, पर उसका पसंदीदा लाल चुंबक अब गायब हो चुका है। वो कहता है वो तो ऊपर वाली आंटी ने ले लिया है। अगली घटना। मेरा नाम मेघना शर्मा है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश के रामनगर कॉलोनी में रहती हूँ। यह कहानी 2015 की है, जब मेरे दोनों बेटे विवान, जो कि 9 साल का है, और रोहन 4 साल के साथ मैंने एक किराए के मकान में कदम रखा था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यहाँ की दीवारों में सदियों पुराना एक बुजुर्ग आत्मा बसा हुआ है, जो हमारे सपनों को एक दिन नरक बना देगा। उस मकान में पहले दिन से ही हवा में कुछ भारीपन था।
रसोई के पीछे वाला कमरा जहां बच्चों ने सोना था, उसमें घुटन होती थी। मकान मालिक ने बताया था यहाँ पहले एक बूढ़े साहब रहते थे, बच्चों से काफी नफरत करते थे, पर मैंने उस बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। घटना शुरू हुई 15 अगस्त की रात से। रात के 3:15 बजे विवान मेरे बिस्तर पर आ धमका। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और बदन पर पसीने से एकदम तरबतर हो चुका था। वो हकलाते हुए बोला, मम्मी। मेरी चादर उसने खींच ली। मैंने उसके कमरे में जाकर देखा, चादर अलमारी के कोने में सड़ गई थी, जैसे किसी ने जोर से फेंकी। रोहन की बंक बेड से गुड़िया नीचे गिरी थी, उसका सिर घुमा हुआ जैसे किसी ने गर्दन मरोड़ी हो। उसी रात से अजीबोगरीब हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन दोपहर में जब बच्चे स्कूल में थे, मैंने कपड़े सुखाए और बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। पर जैसे ही मैंने पलट कर देखा, दरवाजा खटखटाते हुए खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कपूर की महक आई जैसे पूजा की थाली से आती है। सबसे डरावना वाकया शरद पूर्णिमा की रात को हुआ। रोहन नहा रहा था, अचानक उसकी चीख सुनाई दी। बाथरूम में दौड़ी तो वो नंगा कांपता हुआ वॉश बेसिन के नीचे बैठा था। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, वो दादा मुझे पानी में धकेल रहा है। मैंने देखा शीशे पर धुंधली सी परछाई, लंबे बाल, टेढ़ी पीठ वाला एक बूढ़ा आदमी। हमने लखनऊ के एक तांत्रिक को बुलाया। उसने महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कहा, यह आत्मा अपने पुराने घर से चिपकी हुई है, इसे शांति चाहिए। पर जैसे ही उसने लोहे की कटोरी में घी डाला, पत्ती नीली लौ में बदल गई। तांत्रिक का हाथ जलने लगा, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। एक दिन दिवाली की सफाई करते वक्त मैंने बच्चों के कमरे के कोने में एक पुराना चश्मा पाया। उसके शीशे पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, यह मेरा है। उसी शाम विवान का होमवर्क का कॉपी गायब हो गया। हमने सब जगह ढूंढा, पर वो अलमारी के ऊपर मिला, जहां 4 साल का बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकता। और हाँ, मैं आपको बता दूं, उस अलमारी के पास कोई बेड या टेबल नहीं है। आखिरी दिन का तब टूटा जब लखनऊ के भूत विशेषज्ञ, जो कि एक पैरानॉर्मल सोसाइटी से हैं, उनके कैमरे रिकॉर्डर में सब 5 मिनट के लिए बिल्कुल बंद हो गया। एक ने कहा, इस आत्मा को गुस्सा आता है। फिर उन्होंने ईवीपी रिकॉर्ड की। उसमें भारी सांस की आवाज के बीच एक बूढ़ी आवाज गूंजी, मैं जिंदा नहीं। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने उसी हफ्ते मकान खाली कर दिया। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की के पर्दे हिले जैसे कोई अदृश्य हाथ ने अलविदा कहा हो। आज भी जब रोहन अंधेरे में टॉयलेट जाता है तो मैं दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ, कहीं वो बूढ़ा फिर से न वहां आ जाए। अगली घटना, मेरा नाम जयदीप सिंह राठौड़ है और मैं 27 साल का हूँ। मैं पिथौरागढ़ जिले उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यह घटना 2023 की है, शरद पूर्णिमा की रात। हमारे यहाँ कहते हैं इस रात चांद की रोशनी में दूध से बनी चीजें खाने से सेहत अच्छी रहती है। पर उस रात मेरी नींद में जो हुआ वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी पत्नी ईशानी, वो पंडित है और वो 3 भाषाएं जानती हैं, हिंदी, कुमाऊनी और अंग्रेजी। पर जो बोली उस रात उसके मुंह से निकली वो किसी भूत प्रेत की भाषा लगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल गांव के ठाकुर जी के बेटे के साथ हुआ था, जब उस पर एक चुड़ैल सवार हुई थी। रात के 2:15 बजे होंगे। मैं अचानक उठ बैठा। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़की बंद थी। ईशानी मेरे बगल में सो रही थी, पर उसकी आवाज, वो तेज गति से कुछ बोल रही थी। क्षेत्रपाल महाराज की जय, नरकटा डांडा के पानी में लहू बहेगा। मेरे हाथों से पसीना निकल गया।
ये तो वही जगह है जहां 2013 की बाढ़ में 50 लोगों की चिताएं जली थी। पंडित जी कहते थे वहां प्रेतों का डेरा है। ईशानी की आंख खुली हुई थी पर नजरें किसी और ही दुनिया में टिकी थी। मैंने उसका हाथ छुआ तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके हाथ बर्फ में डुबाए हों। अगले दिन जब मैंने ये बात ससुराल वालों को बताई, मामा जी ने कहा, बेटा, नंदा देवी के इलाके में ऐसा होता रहता है। तुमने कभी गौर किया, ईशानी के गले में उसकी दादी का वो तांबे का ताबीज था। सच कहूं तो उस ताबीज के बारे में ईशानी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। शादी के 4 साल में ये तीसरी बार हुआ था। पहली बार तो मैंने समझा कोई बुखार है। दूसरी बार गांव के वैद्य जी ने अजवाइन का काढ़ा दिया, पर इस बार अभी कल रात फिर वही हुआ है। मैंने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर 5 सेकंड बाद ही बैटरी 15% से 0% हो गई। ईशानी अब भी कहती है उसे कुछ याद नहीं, पर जब से उसकी चाची ने बताया कि उसकी दादी को देवी आना की बीमारी थी, मेरे दिमाग में सवालों का पिटारा खुल गया है। पंडित जी कहते हैं अगली पूर्णिमा को हवन कराना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं ये स्लीप पैरालिसिस है। पर जब ईशानी से उस अज्ञात भाषा में बोलती है, इस बारे में पूछता हूँ तो वो कुछ नहीं बोलती, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। तो लगता है जैसे कोई पुरानी तांत्रिक ग्रंथ की श्लोक बोल रहा हो। कल ही मैंने उसकी रिकॉर्डिंग श्रीनगर के एक संस्कृत प्रोफेसर को भेजी है। अब इंतजार है उनके जवाब का।